बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हामिद खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट, मैं पिछले 5 साल से कराची के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट कॉलेजेस में बायोलॉजी पढ़ाता रहा और अब मैं मुख्तलिफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में नर्सिंग और मेडिकल लेक्चरर के तौर पे काम करता हूँ। चूँकि स्टूडेंट की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि सर आप बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर दे, तो मैंने बायोलॉजी की क्लासेस का इंटरनेट पर यानी यूट्यूब चैनल पर बाकायदा आगाज़ कर दिया है और उम्मीद रखता हूँ कि इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हज अकबर का आखिरी दिन है और कल जो है अरब में ज़िलहज यानी कि ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और पाकिस्तान में बरोज़ इतवार ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो आज इस मुबारक दिन से हम अपने बायोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली मैट्रिक पास किया और अब वो इंटरमीडिएट की तरफ आएंगे। इंशाल्लाह इंतहाई आसान अल्फाज में हम बायोलॉजी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको दुश्वारी ना हो। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बट बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो है दो अल्फाज का मजमूआ है। बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब होता है लॉगस, और लोगस का एक्चुअल मतलब ये होता है स्टडी। अब स्टडी किसकी स्टडी? भाई लाइफ की स्टडी। अब लाइफ क्या है? लाइफ का मतलब है ज़िंदगी। और ज़िंदगी किस में होते हैं? ज़िंदगी हर एक चीज़ में मौजूद होती है जिसमें खाने पीने का निज़ाम हो, जिसमें सांस लेने का निज़ाम मौजूद हो, जिसमें ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात, तमाम बुनियादी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हो, उसे हम भाई लिविंग ऑर्गेनिज़म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलना फिरना सोना खाना पीना सांस लेना ये चीज़ें मौजूद है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाती है। अब इसके अलावा वो वो चीज़ें भी जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ लाइफ की प्रॉपर्टीज मौजूद हो, साइंटिस्ट उसे ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इस बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ेंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद है कि जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ मौजूद है। लाइफ की प्रॉपर्टीज, ओनली प्रॉपर्टीज मौजूद है, एक्चुअल लाइफ मौजूद नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने उनको भी ऑर्गेनिज्म का लक़ब दे दिया और इस वजह से हम उन्हें भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। द वर्ड बायोलॉजी, उसको ग्रीक वर्ड बायोस से डिराइव किया गया है और बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी लोगस से निकला है। लोगस का मतलब होता है डिस्कस, स्टडी करना, बेस करना, मुबाहिसा करना किसी चीज़ के बारे में, इसको उसके बारे में इल्म हासिल करना। ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मली दो बड़े किंगडम में क्लासीफाई करते थे, दो बड़े ग्रुपों में क्लासीफाई करते थे, जिसमें एक बॉटनी की और दूसरी जूलॉजी। बॉटनी के वर्ड, बॉटनी में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को, ये सब डिवीजन है बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस में आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और जूलॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, तो इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो ये प्रीवियसली दो मेजर किंगडम्स थे, लेकिन अब बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा किंगडम मौजूद है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के मॉडर्न सिस्टम के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े किंगडम में क्लासीफाई किया गया है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किंगडम का नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा। अब किंगडम प्रोकैरियोटा क्या है? किंगडम प्रोकैरियोटा, द वर्ड प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा से मुराद क्या है? प्रोकैरियोटा से मुराद ये है कि भाई वो सेल के जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो, उसे हम प्रोकैरियोटा कहते हैं। वो सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो उसे हम प्रोकैरियोटा कहते हैं। और प्रोकैरियोटा में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इस बायोस्फीयर में, जिसमें एक बैक्टीरिया है और दूसरा साइनोबैक्टीरिया है। इन दोनों के अलावा कोई भी प्रोकैरियोट मौजूद नहीं है। तो किंगडम प्रोकैरियोटा, इसको मोनरा भी कहते हैं, इसका पुराना नाम मोनरा है और इसका रिसेंट नेम प्रोकैरियोट है। इसमें कुछ एडिशन की थी जिसको हम आगे चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंड किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का पुराना नाम प्रोटिस्टा है। इसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है? द टर्म यूकेरियोटिक, इसका मतलब ये होता है कि वो सेल के जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, उसे हम बेसिकली यूकेरियोटिक कहते हैं। इसके अलावा इसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, लेकिन नो लॉन्गर क्लासीफाई एज एनिमल्स। इसको अभी तक हम एनिमल्स में भी क्लासीफाई नहीं कर सकते, प्लांट्स और फंजाई में भी क्लासीफाई नहीं कर सकते। इस वजह से इसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं। यानी अब तक ये क्लासीफाई नहीं हो पाया कि ये एनिमल्स है प्रॉपरली, क्योंकि इसमें एनिमल्स के
एनिमल्स की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, प्लांट्स की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है और फंजाई की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है। तो अब तक इसको फाइनल नहीं किया गया कि आए ये प्रॉपरली एनिमल्स हैं, प्रॉपरली प्लांट्स हैं या प्रॉपरली फंजाई है। इसके एग्जाम्पल में यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लैमाइडोमोनास है, प्लाज्मोडियम है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में मौजूद है। इसके बाद है भाई किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई ये नॉन क्लोरोफिलस होता है। व्हाट इज नॉन क्लोरोफिलस? क्लोरोफिलिस इज अ ग्रीन पिगमेंट। ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में मौजूद होता है और जिसकी वजह से प्लांट्स अपने लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होते हैं कि जिसकी वजह से, इस क्लोरोफिल की वजह से सूरज की मौजूदगी में पौधे अपने लिए खुद ग़िज़ा बनाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से। तो किंगडम फंजाई क्या है, इनका इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। अब यहाँ पे कहानी चेंज हो गई। ऊपर क्या आते हैं भाई? ऊपर यूनिसेलुलर किंगडम प्रोकैरियोटा भी यूनिसेलुलर था लेकिन प्रोकैरियोट्स थे, उसमें न्यूक्लियस नहीं थे। किंगडम प्रोटिस्टा भी क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ये है क्योंकि इनमें क्या है भाई, ये यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं इनके सेल एक होते हैं लेकिन इनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है लेकिन इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन किंगडम फंजाई भाई डेफिनेटली चेंज हो गया है, नॉन क्लोरोफिलस है, मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट के अलावा। ठीक है, तमाम के तमाम फंजाई के मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट जो है यीस्ट मल्टी सेलुलर नहीं है। इनमें काइटिनियस सेल वाल मौजूद होते हैं। काइटिनियस सेल वाल का मतलब क्या होता है? काइटिनियस ये एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप्स है जो कि सेल वॉल बनाती है। इसके अलावा ये एब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉप्स है। एब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉप्स का मतलब क्या होते हैं? ये किसी भी चीज़ के रस को जज़ब करते हैं, उसको पी जाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको सक करते हैं, उसको रस को पी जाते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम हीटोट्रॉप्स कहते हैं कि जिसमें जो होस्ट होता है, कोई भी चीज़, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार ना कर सके, उसे हम हीटोट्रॉप्स कहते हैं। वो दूसरों की ग़िज़ा के ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली इंसान भी हीटोट्रॉप्स है। हम अपनी ग़िज़ा खुद अपने जिस्म के अंदर नहीं बना सकते। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम गोश्त के ऊपर डिपेंड्स करते हैं, हम वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली वी आर आल्सो हीटोट्रॉप्स। तो किंगडम फंजाई भी क्या है कि जो किंगडम फंजाई जो ये एब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉप्स है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या होता है? ये जज़ब करने वाले, ये रस पीने वाले ऑर्गेनिजम्स है। अब इसके जो स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इसकी एग्जांपल में एगेरिकस है, एगेरिकस मशरूम भी इसे हम कहते हैं, यीस्ट शामिल है। ओके, किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट किंगडम जो है वो किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी में तमाम के तमाम यूकैरियोटिक यानी इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी में न्यूमरस सेल होते हैं। न्यूमरस का मतलब क्या होते हैं? लाखों लातादाद सेल होते हैं, अनकाउंटेबल सेल होते हैं। क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है? इनमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद होती है, यानी इनमें अपनी ग़िज़ा हासिल करने की, अपनी ग़िज़ा बनाने की कुदरती सलाहियत मौजूद होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ प्राइमरली सेलुलोज। इनमें सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बना होते हैं। किंगडम फंजाई में काइटिनियस सेल वॉल होता है, याद रखें। ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सके। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें पौधे सूरज की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा को तैयार कर सके। इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इनमें जो सेल वाल होते हैं वो सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज भी क्या है? सेलुलोज ये भी शुगर की यानी कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो भाई सेलुलोज की खासियत ये होती है कि ये पानी को जज़ब करते जाते हैं, जज़ब करते जाते हैं और ये बूस्ट हो जाता है लेकिन ये फटता नहीं। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन प्लांटी और एनिमल। एनिमल और प्लांट में मेन डिफरेंस जो है वो सेलुलोज यानी कि सेल वॉल और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का है। क्योंकि प्लांट सेल जो है ये टर्जिड हो जाता है, पानी इसमें भर जाते हैं, सेलुलोज फूल जाता है। जैसे कि चावल है, चावल को पानी में रखते हैं तो चावल फूल जाते हैं। इस तरह अगर कोई बुक है, क्योंकि बुक के जो पेपर्स होते हैं वो भी किससे बने भाई? वो भी पौधे से बने, पौधों को तराशा गया, उसके ज़रिए बनाए गए। अगर उसको हम बाल्टी के पानी में अंदर रख लेंगे तो वो किताब फूल जाएगा। या कोई लकड़ी का एक ऐसा टोटा के जिसको पानी के अंदर रखेंगे वो भी क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, पानी जज़ब कर लेगा। उसकी वजह सेलुलोज होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में फर्न है, पाइन्स है और इसके अलावा तमाम के तमाम हायर प्लांट्स इसके एग्जांपल में शामिल है।
द लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया बाई, ये भी ऑल यूकेरियोटिक है, तमाम के तमाम यूकेरियोटिक है। इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस याद रखें, ये हमेशा प्लांटी किंगडम में फोटोसिंथेसिस होता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, बस इतना याद रखें। नॉन क्लोरोफिलस होता है, मल्टी सेलुलर होता है इनकी बॉडी में। अब जैसे इंसान है, इंसान के बॉडी में कितने सेल है भाई, आप काउंट कर सकते हो, 60 ट्रिलियन एडल्ट सेल, 60 खरब से भी बहुत ज़्यादा सेल है, तो ये मल्टी सेलुलर हो गए। और इसके अलावा इंजेस्टिव हिटोट्रॉफ, इंजेस्टिव का मतलब होता है दाखिल करना। हम हेटरोट्रॉफ से हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसको अपने मुंह में इंजेस्ट करते हैं, दाखिल करते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर वो हमारे मैदे में चला जाते हैं, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये डिफरेंस है इंजेस्टिव और इसके अलावा एब्जॉर्प्टिव हिटोट्रॉफ से। एब्जॉर्प्टिव हिटोट्रॉफ्स फंजाई थे और हम क्या है, हम इंजेस्टिव हिटोट्रॉफ से। और इसके अलावा हम में सेल वॉल नहीं होता, हम में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके एग्जांपल में हाइड्रा है, अर्थवर्म है और ह्यूमन बींग्स है। ये 5 किंगडम्स है, और ये 5 किंगडम बेसिकली रॉबर्ट हुट विटाकर ने इस किंगडम को जो है क्लासीफाई किया गया, और लेटरली मार्गुलस और शिवॉर्ट्स ने, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की, इसके अंदर जो है चेंजेस लाई, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा, ये दो चेंजेस जो है मार्गुलस और शिवॉर्ट्स ने किए थे, और मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये बाकी जितने भी 5 किंगडम है, ये सब के सब रॉबर्ट हुट विटाकर ने क्लासीफाई किए थे। More than 1.5 million species of living organism which exist in the great variety form. अब more than 1.5 million species जो है ये डिस्कवर हो चुके हैं, और ये हमारे अर्थ पर मौजूद है। शेप के हवाले से और साइज के हवाले से डिफरेंट डिफरेंट, बड़े एनिमल्स भी है, छोटे छोटे एनिमल्स भी है, बारी एनिमल्स भी है, और इंतहाई स्मॉल भी है, जिसे माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ साइंटिस्ट इस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं। छोटे से छोटे एनिमल्स 0.02 माइक्रोन साइज जो है, ये बैक्टीरिया का इंतहाई स्मॉलेस्ट है, इनविजिबल है, हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये भी क्या है भाई, ये भी डिस्कवर हो चुका है। इस तरह बहुत सारे ऐसे, जैसे वेल हो गया, शार्क हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, इस तरह के बड़े बड़े एनिमल्स भी मौजूद हैं, ह्यूमन बींग्स है, इसके अलावा लॉयन है। ये चीज़ें बड़ी बड़ी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मोर देन 1.5 million स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इस तरह साइंटिस्ट और भी इसके तलाश में हैं, और भी इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी की आउटकम बढ़ रही हैं। तो मॉडर्न बायोलॉजी का सिर्फ ताल्लुक ये नहीं होता कि वो एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करे या उसको क्लासीफाई करे। अब जो मॉडर्न, ये जो बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, मॉडर्न बायोलॉजी, और इसका ताल्लुक ये सिर्फ इसके साथ नहीं होता कि वो एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करे या उसको क्लासीफाई करे, उसकी स्पीशीज़ को, बल्कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन एस्पेक्ट्स, जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं, कि उनके स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स किस तरह होते हैं, उनमें डाइजेशन के प्रोसेस किस तरह होता है, उनमें खून का निज़ाम किस तरह होता है, उनमें चलने का सिस्टम कैसा होता है, उनके सेल के अंदर क्या होता है, उनके सेल का फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ों के ऊपर भी मॉडर्न बायोलॉजी काम कर रही है। हालांकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं साइंस के हवाले से, जबकि इसका काम, मॉडर्न बायोलॉजी का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे स्पीशीज़ को, या उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करे, बल्कि उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के ऊपर भी बायोलॉजी काम कर रही है, मॉडर्न बायोलॉजी। तो मॉडर्न बायोलॉजी के कुछ मेजर ब्रांचेस हैं, और वो मेजर ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की स्पेशल ब्रांचेस है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है भाई, इट इज़ अ रीसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की एक रीसेंट ब्रांच है, इंतहाई जदीद और नया ब्रांच है, और इसका काम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में, कि भाई उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, उस मॉलिक्यूल की क्या शेप है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसका फंक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी में उस मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है, क्या काम सर अंजाम देता है ह्यूमन बॉडी का, इसके ऊपर काम है। अब वो मॉलिक्यूल क्या है भाई, वो मॉलिक्यूल हमारे सेल में भी है, हमारे ऑर्गेनिल्स में भी है, और इसका काम बायोलॉजिकल प्रोसेस में अपना रोल प्ले करना। वो मॉलिक्यूल्स जिनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे सेल के अंदर होते हैं, हमारे सेल के जो पार्ट्स होते हैं, जिसे ऑर्गेनिल्स कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं,
और वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें उनका एक अहम काम होता है। अब जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होते हैं, आरएनए होता है। अब डीएनए और आरएनए इनका हमारी बॉडी में इंतहाई अहम रोल होता है। इसके अलावा प्रोटीन होंगे, प्रोटीन का भी इंतहाई अहम रोल होता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी बॉडी उसको एनर्जी के तौर पे यूज़ करती है। इसके अलावा हमारे स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, हमारे बालों में मौजूद होते हैं, हमारे नेल्स में मौजूद होते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स, दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक को मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं और एक को माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल इंतहाई स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मिल के आपस में एक बड़ा चेन बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल का एक लंबा और कॉम्प्लेक्स चेन, जिसकी वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन है। अब जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन का मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? ये प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसका माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है भाई? इसका माइक्रो मॉलिक्यूल बेसिकली अमीनो एसिड है। तो छोटे छोटे अमीनो एसिड 20 टाइप्स के बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, वो अमीनो एसिड मिलके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। इस तरह न्यूक्लिक एसिड भाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये स्मॉल यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का, और इस तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, एक लंबा चेन बनाते हैं और इसके नतीजे में एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। खैर ये चीज़ें तो हम चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंतहाई इजी तरीके से और बेसिक बेसिक चीज़ों को आप गेन करो, ताकि आपको जो एम के टेस्ट है उसके लिए भी आज तैयारी हो जाए। इसके बाद है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई? माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। वर्ड माइक्रोस्कोप से भी निकला है। माइक्रोस्कोप, स्कोप का मतलब उसको विजन करना, उसको देखना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि भाई ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ की प्रॉपर्टी मौजूद हो, वो ऑर्गेनिजम्स है। वो बात की बात है कि भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन लाइफ की प्रॉपर्टीज अगर मौजूद हो, बेशक वो सांस भी ना ले, तो वो क्या कहलाते हैं भाई? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो कहलाएगा जो बिल्कुल स्मॉल हो, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। इसमें फंजाई भी शामिल है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, इससे मुख्तलिफ बीमारियां भी लगती हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंतहाई स्मॉलेस्ट हो, जो हमें नजर ना आए, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब होते हैं माहौल के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, पौधों के ऊपर क्या इफेक्ट है, इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट है। हमारा माहौल अच्छा होगा तो हमारे पौधे अच्छे होंगे, हम अच्छे होंगे, हमारे सेहत के ऊपर कोई बैड इफेक्ट, बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। इसको प्रीवियसली इकोलॉजी भी कहते थे। तो भाई माहौल का इंसानों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असर आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स माहौल को किस तरह ख़राब करते हैं, इसको हम कलेक्टिवली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। प्रीवियसली इसको हम इकोलॉजी कहते थे। इस ब्रांच का पुराना नाम क्या था भाई? इकोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी, मेरीन का मतलब होता है समंदर और बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। तो भाई समंदर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं सी और ओशन में, उनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक को पढ़ना, कि उनकी फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक क्या है, उनके इन्वायरमेंट की, जो सराउंडिंग वाटर है जिसमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस है, ये चीज़ें मौजूद है, स्टार फिश है, वेल है, शार्क है, इनके बॉडी के ऊपर बाहर का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है, यानी कि समुद्री पानी का क्या असरात होता है, उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट की फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में पढ़ना मेरीन बायोलॉजी कहलाती है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, अब सेम चीज़ है जैसे मेरीन वाटर बायोलॉजी, बस डिफरेंस फ्रेश वाटर का है। अब जैसे कि फ्रेश वाटर बॉडीज है, फ्रेश वाटर बॉडीज जितने भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश पानी में रहता है, जो पीने के काबिल पानी है, उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, यानी कि उस पानी का फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक क्या आगे भाई, फिजिकल क्या इफेक्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी को और केमिकली क्या इफेक्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी को, फ्रेश वाटर। इस ब्रांच का नाम क्या है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। सिंपल अल्फाज में ये समझे कि मेरीन बायोलॉजी में हम उन एनिमल्स की फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं जो कि उसके सराउंडिंग पानी की वजह से उनके ऊपर पड़ता है। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी में भी हम सेम चीज पढ़ते हैं, फर्क सिर्फ फ्रेश वाटर का होता है। इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी।
पैरासाइटोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ, पैरासाइट और लॉजी। पैरासाइट का मतलब हर वो चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाए, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, वो पैरासाइट कहलाता है। बाहर से जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट पे मॉस्कीटो है, कोई भी चीज़ जो हमें बाहर से काटे वो एक्टोपैरासाइट है। और अंदर अगर हमारी बॉडी में खाने के ज़रिए, पीने के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए अंदर आ गया और हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में बैठ गया और हमारे खाना ही खाता रहा या इंटेस्टाइन को खाता रहा, तो वो भाई इंडोपैरासाइट होगा। इन पैरासाइट के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, उनकी लाइफ साइकिल, वो किस तरह अपने आप को पैदा करते हैं, किस तरह वो हमें नुकसान देना शुरू करते हैं, इस चीज़ को हम बेसिकली पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है देयर लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि वो पैरासाइट किस तरह ट्रांसमिट हो जाते हैं, किस तरह फैल जाते हैं, किस तरह होस्ट के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी ये भी एक स्पेशल ब्रांच है और इसमें हम ह्यूमन से रिलेटेड यानी कि इंसान से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। अब इंसान से रिलेटेड चीज़ें क्या है भाई, एनाटॉमी है, इंसान के बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ना, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, जैसे कि लीवर के बारे में पढ़ना, दिल के बारे में पढ़ना, लंग्स के बारे में पढ़ना, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना। ये क्या कहलाती है, ये भी ह्यूमन बायोलॉजी की सब डिसिप्लिन में आता है। ह्यूमन बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर ही एनाटॉमी आता है। ह्यूमन बायोलॉजी में हम उन तमाम पहलू को पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक इंसानी जिस्म होता है, जिसका ताल्लुक इंसानी बॉडी होती है। अब इसमें क्या है, इसमें इवोल्यूशन है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी क्या है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किस तरह उसकी बॉडी में चेंजेस आती है। एनाटॉमी का मतलब क्या होते हैं, उनके बॉडी की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंखों का स्ट्रक्चर हो गया, दिमाग का स्ट्रक्चर हो गया, जबान का स्ट्रक्चर हो गया, मैदे का स्ट्रक्चर हो गया, कि किस चीज़ से वो बना हुआ है। और फिजियोलॉजी का मतलब उनके बॉडी के फंक्शंस, कान का फंक्शन क्या है, नाक का फंक्शन क्या है, मैदे का फंक्शन क्या है। और इसके अलावा हेल्थ इनहेरिटेंस, हेल्थ के बारे में भी पढ़ते हैं कि हेल्थ उनका किस तरह होता है, हेल्थ के ऊपर क्या क्या बुरे असरात पड़ते हैं। और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस बेसिकली जो हमें पेरेंट्स से यानी कि जो वालिदैन से नई नस्ल में जो खजुखाल यानी कि जो खसूसियात मुंतकिल होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। सिंपली इसे हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसके बाद सोशल बायोलॉजी। अब सोशल बायोलॉजी, इसमें हम सोशल इंटरेक्शन विद अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल स्पीशी। एनिमल्स स्पीशीज का, कोई भी एनिमल्स स्पीशीज का हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई भी हो गए, उसका पॉपुलेशन के साथ ओवरऑल किस तरह का रिएक्शन होता है, किस तरह उसका तबादला होता है, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स focuses on such issues as a whether certain behavior are inherited or culturally induced. Specific स्पीशी, अब इंसानों की स्पीशी क्या होती है, स्पीशी का मतलब ये होता है कि वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, वो एनिमल्स सिमिलर होते हैं और वो इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड का मतलब ये होता है कि वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन मौजूद होती है और वो अपनी औलाद जो उनकी पैदा होती है वो भी फर्टाइल होते हैं, वो भी अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं, उनमें भी ये फंक्शन मौजूद होता है, इसे हम स्पीशीज कहते हैं। तो स्पीशीज का पॉपुलेशन के साथ यानी कि अदर स्पीशीज के साथ, जैसे एक ह्यूमन स्पीशी है, ह्यूमन स्पीशी का अदर एनिमल स्पीशी के साथ किस तरह इंटरेक्शन होता है, इस चीज़ को हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेसिकली टेक्नोलॉजी से निकला है और इसका मतलब ये होता है कि हम डेटा और टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हैं और उस डेटा और टेक्नोलॉजी के बुनियाद पे किसी भी प्रॉब्लम को, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं बीमारियों के बारे में, जैसे कि वैक्सीन बनाना, इंसुलिन बनाना, दवाइयाँ बनाना या किसी भी चीज़ का हल ढूंढना, वो वो उस चीज़ का हल जो इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, हमारे माहौल के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं, उनका इंजीनियरिंग डेटा और टेक्नोलॉजी के बुनियाद पर हल ढूंढना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये मेजर ब्रांचेस थे बायोलॉजी की। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये ब्रांचेस समझ में आई होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।